गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो देखिए चैप्टर 4 जो है उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। देखिए क्या होते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ बेसिकली विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ ही होते हैं। इतना हम जानते हैं कि कुचालकों में, विद्युत रोधियों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होते हैं तो ये अपने अंदर से विद्युत धारा को भी प्रवाहित नहीं होने देते हैं, अर्थात ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। लेकिन इन पदार्थों को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इन पदार्थों के जो अणु हैं उन अणुओं में प्रोटॉनों के जो धनावेश के केंद्र हैं वह इलेक्ट्रॉनों के जो ऋणावेश के केंद्र है उन पर विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लगाता है। अब वह प्रोटॉनों के धनावेश के केंद्र पर तो लगाएगा अपनी दिशा में विद्युत बल, वह इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के केंद्र पर लगाएगा अपनी विपरीत दिशा में बल। उस बल के कारण धनावेश व ऋणावेश वितरण केंद्र जो है वो थोड़े से अपनी जगह से विस्थापित हो जाते हैं और इन पदार्थों के जो अणु हैं वो ध्रुवित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया की फलस्वरूप उस पदार्थ के पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाता है और उस प्रेरित आवेश के कारण पदार्थ के अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए दो विद्युत क्षेत्र हो गए, एक तो वो विद्युत क्षेत्र जिसमें उस परावैद्युत पदार्थ को हमने रखा है और एक वो विद्युत क्षेत्र जो कि उस परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाने के कारण, उन प्रेरित आवेशों के कारण उस परावैद्युत पदार्थ के भीतर उत्पन्न हुआ है। ये दोनों क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, इसीलिए उस पदार्थ के भीतर जो परिणामी क्षेत्र है वह घट जाता है। तो हमने यही बताई है। यहाँ बात देखिए डेफिनेशन में, ये विद्युतरोधी पदार्थ होते हैं। कौन? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ विद्युतरोधी पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन तो नहीं करते परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने का अभिप्राय वही था कि इनके अंदर विद्युत क्षेत्र घट जाता है। पहले विद्युत क्षेत्र जहाँ ज़्यादा था, अगर वहाँ हम परावैद्युत पदार्थ रख दें तो वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, कम हो जाता है। ये बात हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में देखेंगे तो वहाँ ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए अब हम परावैद्युत के टाइप्स की बात करते हैं, परावैद्युत पदार्थ के प्रकार की बात करते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं परावैद्युत पदार्थ। फर्स्ट टाइप है ध्रुवीय परावैद्युत और सेकंड है अध्रुवीय परावैद्युत। तो ये ध्रुवीय परावैद्युत टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पदार्थ की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, संरचना की बात कर लेते हैं। कोई भी पदार्थ अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इतना हम जानते हैं केमिस्ट्री से। और प्रत्येक अणु या परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। अब उसमें न्यूट्रॉन तो उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित व प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। तो अणु या परमाणु के अंदर जितने भी कुल प्रोटॉन हैं उन सारे प्रोटॉनों के धनावेश को अगर एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं उस अणु या परमाणु के धनावेश का वितरण केंद्र। ऐसे ही उसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश को किसी एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं उस अणु या परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का वितरण केंद्र। ये वितरण केंद्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ध्रुवीय व अध्रुवीय पदार्थ पढ़ेंगे तो वहाँ प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों के धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र नाम आएंगे। क्लियर है? तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे परावैद्युत पदार्थों को, ऐसे विद्युतरोधी पदार्थों को बोलते हैं जिनके अणुओं या परमाणुओं के धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते। इट मीन्स उसके सारे प्रोटॉनों के धनावेश के वितरण केंद्र को हमने जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट मान रखा था, केंद्रित मान रखा था, वो पॉइंट व इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का जो वितरण केंद्र है वो पॉइंट, वो दोनों पॉइंट कॉन्साइड नहीं होते हैं, वो संपाती नहीं होते हैं, उनके बीच में अत्यल्प दूरी होती है। इट मीन्स प्लस क्यू व माइनस क्यू। प्लस क्यू मैं बोल रहा हूँ यहाँ प्रोटॉनों के धनावेश के वितरण केंद्र को, माइनस क्यू बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के वितरण केंद्र को। तो इन पदार्थों के अणुओं या परमाणुओं के प्लस क्यू व माइनस क्यू परस्पर संपाती नहीं होते अपितु अत्यल्प दूरियों पर स्थित होते हैं। इट मीन्स इसका प्रत्येक अणु या परमाणु इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में भी तो ऐसा ही होता है। उसमें दो आवेश होते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू जिनके बीच में अत्यल्प दूरी होती है, तो इनके अणु या परमाणुओं में भी ऐसा ही होता है। इट मीन्स ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनके प्रत्येक अणु या परमाणु
विद्युत द्विध्रुव होते हैं, अर्थात उनका कुछ स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। इनका P 0 नहीं होता, शून्य नहीं होता, इनमें कुछ अशून्य P होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन हमने यहाँ लिख रखी है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है। अब देखिए, हमने कहा कि इनके प्रत्येक अणु या परमाणु के अंदर अपना स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, लेकिन फिर भी पूरे पदार्थ का नेट जो P है, पूरे पदार्थ का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य ही रहता है। तो देखिए, अणु या परमाणु का P 0 नहीं है, और P 0 नहीं है ऐसे अणुओं या परमाणुओं से ही मिलकर बना है पदार्थ, लेकिन फिर भी उस पूरे पदार्थ का P 0 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पदार्थ के भीतर वो अणु या परमाणु इस तरीके से अभिविन्यासित रहते हैं ऊष्मीय विक्षोभ या तापीय विक्षोभ के कारण कि उनके P जो हैं वो सब अलग अलग दिशाओं में होते हैं, सर्वसंभव दिशाओं में होते हैं। किसी अणु का P बाईं ओर है तो कोई अणु ऐसा भी होगा जिसका P दाईं ओर होगा, तो उन दोनों का नेट 0 बन जाएगा। उसको हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, ये हमने कोई ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ लिया है जिसमें मैंने 6 अणु प्रदर्शित किए हैं। इन 6 अणुओं में देखिए, ये अणु जो है इसमें ये -Q, ये +Q हमने अत्यल्प दूरी पर बताया था इनमें, तो ये अत्यल्प दूरी पर -Q है, +Q है, और P की डायरेक्शन हम बताते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसके P की दिशा ये होगी, इस अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ये होगी, इस ओर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ऐसे ही इस अणु के P की डायरेक्शन होगी इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव की ओर, इस ओर। इट मीन्स इसका P व इसका P विपरीत दिशाओं में है। तो इस पूरे पदार्थ में ऐसे अणुओं के कोई ना कोई 2 युग्म अवश्य होते हैं जिनका P परस्पर विपरीत दिशाओं में होता है। तो नेट P कितना बन जाता है? 0 बन जाता है। ऐसे ही इसका P व इसका P 0 हो जाएंगे। देखिए, इसके P की डायरेक्शन होगी इस ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इसकी होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इस ओर। इट मीन्स इसका होगा पीछे की दिशा में एरो और इसका होगा एरो आगे की दिशा में। तो दोनों P दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, जिससे नेट P इनका भी 0। तो इस तरीके से पूरे पदार्थ में कोई ना कोई युग्म ऐसे होते ही हैं जिनका P अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए पूरे पदार्थ का नेट P 0 बन जाता है। हालांकि अणु या परमाणु का अपना P है, अपना P 0 नहीं है। देखिए, इसका P भी 0 नहीं है, इसका भी 0 नहीं है, इसका भी 0 नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्येक अणु या परमाणु विद्युत द्विध्रुव होते हैं, तो उनमें कुछ अपना P होता ही है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता ही है, लेकिन पूरे पदार्थ का P भी 0 हो गया। तो पूरे पदार्थ का 0 क्यों बताया? क्योंकि ऊष्मीय विक्षोभ या तापीय विक्षोभ के कारण इसके अणु या परमाणु जो होते हैं यादृच्छिक रूप से अभिविन्यासित रहते हैं पदार्थ में, जिसके कारण पूरे पदार्थ का नेट P 0 हो जाता है, कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। क्लियर है बात? अब इसके कुछ एग्जाम्पल हमने बता रखे हैं। HCl है, H2 है, CH3OH है। देखिए, HCl में क्या होता है? H + Cl-। तो H+ तो हो गया, +Q के प्लेस पे, Cl- हो गया -Q के प्लेस पे। तो ये -Q, ये +Q। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, विद्युत द्विध्रुव होते हैं इसके जो अणु हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही CH3OH के अंदर CH3+OH-, ऐसे ही हम H2O में 2H+ और O2- बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये कौन से पदार्थ हुए? ये अणु तो हुए ध्रुवीय अणु, और इन ध्रुवीय अणुओं से मिलकर पदार्थ हुआ ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। क्लियर है बात? ये कब की बात बता रहे थे हम? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 है, इट मीन्स कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, केवल पराविद्युत पदार्थ ही है और वहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसी पराविद्युत पदार्थ को रख दिया जाए, इट मीन्स इस पराविद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इतना हमने एक टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि समरूप विद्युत क्षेत्र में जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, तो उस विद्युत द्विध्रुव पर एक बलागुण लगता है τ = PE sin थीटा, जिसके कारण वह विद्युत द्विध्रुव घूमकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति रखता है। तो देखिए, हमने इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र लगाया है, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो अभी ये जो अणु था, इसके P की डायरेक्शन थी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इस ओर थी, इस ओर थी। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, इस ध्रुवित अणु पर ये विद्युत क्षेत्र बलागुण लगाएगा τ = PE sin थीटा, और इसको अपनी दिशा में संरेखित कर लेगा। इट मीन्स इसका P इस विद्युत क्षेत्र
EEXT की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखिए हो गया है, ये घूम गया है और घूमकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया है। इसके P की डायरेक्शन देखिए माइनस से प्लस की ओर, इट मीन्स इसका P इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया है। तो इस तरीके से हम सब अणुओं के लिए बता सकते हैं, सब परमाणुओं के लिए बता सकते हैं। क्लियर है बात। तो सारे अणु या सारे जो परमाणु हैं वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में घूमकर संरेखित हो जाते हैं, और संरेखित इस तरीके से होते हैं कि उनका जो P है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाए। अब आवश्यक नहीं है कि पूरे अणु ही यूँ पूर्णतः ही घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाए, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर घूमेंगे जरूर। तो इससे पदार्थ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। किस दिशा में? बाह्य क्षेत्र की दिशा में। जो बाह्य क्षेत्र हमने आरोपित किया है, जिस बाह्य क्षेत्र में हमने इस ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को रखा है। क्लियर है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ा? बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब किसी ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को हमने रखा तो उसके प्रत्येक अणु या परमाणु पर एक बलाघूर्ण लगा, और उस बलाघूर्ण के कारण अणु या परमाणु घूमकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित हुए, जिसके कारण उस पदार्थ के अंदर क्षेत्र की दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की। देखिए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में हमने बताया था कि प्रोटोनों व इलेक्ट्रॉनों के धनावेश व ऋणावेश के वितरण के अंदर परस्पर संपाती नहीं थे। किसमें नहीं थे? अध्रुवीय में वो संपाती नहीं थे। देखिए संपाती नहीं है, प्लस क्यू है माइनस क्यू, जबकि इसमें अणु या परमाणु के प्रोटोनों के धनावेश का वितरण के अंदर प्लस क्यू और इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का वितरण के अंदर माइनस क्यू परस्पर संपाती है। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू परस्पर संपाती होते हैं। इसको हमने सर्किल के अंदर बताया है, स्पेयर के अंदर बताया है, गोला बोलिए इसको, ये गोले के अंदर बताया है। अब ये गोले में जहाँ प्लस क्यू होता है उसी के ठीक ऊपर होता है माइनस क्यू। इट मीन्स उनके बीच का सेपरेशन 0 होता है, उनके बीच में कोई दूरी नहीं होती है। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में दूरी नहीं होती है, जबकि यहाँ हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में अत्यल्प दूरी बताई थी। इट मीन्स इसके प्रत्येक अणु या परमाणु को हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया था, विद्युत द्विध्रुव बताया था, लेकिन इसका प्रत्येक अणु या परमाणु विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। देखिए इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू संपाती होते हैं, जिससे P जो होता है अणु या परमाणु का वो 0 ही होता है, क्योंकि P इक्वल टू होता है दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का मान गुणा दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेश यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू संपाती है, इसलिए उनके बीच की दूरी 0 है। तो P बराबर Q इंटू 2A करेंगे तो 2A के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ 0 मिलेगा। तो यहाँ प्रत्येक अणु या प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 है। तो फिर इन 0 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण युक्त अणुओं या परमाणुओं से ही मिलकर बना है पूरा पदार्थ, तो पूरे पदार्थ का भी P 0 ही होगा। क्लियर है। तो यहाँ अणु या परमाणु का P भी 0 और पूरे पदार्थ का P भी 0। यहाँ क्या था? यहाँ अणु या परमाणु का P तो नॉन जीरो था, 0 नहीं था। प्रत्येक अणु या परमाणु में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, लेकिन पूरे पदार्थ का 0 था। क्लियर है बात, डिफरेंस पता चल गया। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने बता रखे हैं। H2 है, CO2 है, H2 गैस, CO2 गैस, N2 गैस, CH4 मीथेन। क्लियर है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के। इन सब पदार्थों के जो इनके अणु या परमाणु हैं इनके प्लस क्यू और माइनस क्यू, इट मीन्स प्रोटोनों के धनावेश का वितरण के अंदर व इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का वितरण के अंदर परस्पर संपाती होते हैं, जिससे P 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P 0 होता है अणु का भी और पदार्थ का भी। क्लियर है। अब बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति का प्रभाव देखते हैं कि जब इस अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होता है। देखिए टॉपिक है बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का प्रभाव। ये वो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ था जिसमें प्रत्येक अणु या परमाणु के प्रोटोनों के धनावेश का वितरण के अंदर प्लस क्यू व इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का वितरण के अंदर माइनस क्यू परस्पर संपाती ही थे। ये हमने एक के ऊपर एक बना के नहीं बताया, लेकिन हमने स्पेयर बना दिया है, तो स्पेयर के अंदर ये संपाती समझे जाएंगे, स्पेयर के सेंटर पर ही समझे जाएंगे दोनों। क्लियर है। तो ये संपाती है, जिससे हमने P अणु 0 बताया था और P पदार्थ भी 0 बताया था। अब हमने एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लिया है, यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है जिसकी डायरेक्शन इधर ली है, और उसमें इस पदार्थ को रख दिया है। किस पदार्थ को? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को। तो देखिए क्या होगा,
इतना हम जानते हैं कि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल लगता है, जबकि ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विद्युत बल लगता है। तो देखिए यहाँ ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो ये जो प्लस है इस पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में विद्युत बल लगाएगा, और ये जो माइनस है इस पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। प्लस क्यू पर लगेगा आगे की ओर, माइनस क्यू पर लगेगा पीछे की ओर। तो ये जो है ये डंबल शेप में आ जाएगा, जो स्पेरिकल शेप में हमने पहले ले रखा था, इसको हमने अब डंबल शेप में बना दिया है। क्लियर है। ये प्लस क्यू आगे की तरफ और माइनस क्यू पीछे की तरफ, क्योंकि माइनस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल और प्लस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल। क्लियर है। ऐसे ही सब अणुओं के लिए हमने बता रखा है। क्लियर है। तो देखिए इस अणु का पहले P0 था, क्योंकि इसके अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में कोई सेपरेशन था ही नहीं, जबकि यहाँ अब प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में अत्यल्प सेपरेशन उत्पन्न हो गया है, अत्यल्प दूरी उत्पन्न हो गई है। प्लस क्यू और माइनस क्यू अब संपाती नहीं रहे, तो इस अणु या परमाणु के अंदर अब P उत्पन्न हो गया है। ऐसे इसमें भी P आ गया है, इसमें भी P आ गया है, इसमें भी P आ गया है, तो पूरे पदार्थ में भी अपना एक P उत्पन्न हो गया है। देखिए पदार्थ के P की दिशा देखते हैं। इस अणु के P की दिशा देखिए, P बताते हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, इट मीन्स आगे की तरफ। इसमें भी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, इट मीन्स एरो जो आएगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, फील्ड की डायरेक्शन में ही एरो है। ऐसे इसके लिए है, ऐसे इसके लिए, इट मीन्स बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रत्येक अणु या परमाणु के अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो इस पूरे पदार्थ का P भी किस डायरेक्शन में होगा? पूरे पदार्थ का P इन अणुओं के P के योग के तुल्य होगा, सदिश योग के तुल्य होगा। तो सदिश योग हमें किधर मिलेगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही। तो देखिए P नेट हमने बताया ये पूरे पदार्थ का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसकी डायरेक्शन हमने क्षेत्र की दिशा में ही बताई है। यहाँ हमने P अणु भी नॉट इक्वल टू 0 बताया है और P पदार्थ भी नॉट इक्वल टू 0 बताया। यहाँ P अणु भी 0 था, P पदार्थ भी 0 था। क्लियर है। तो क्या प्रभाव पड़ा बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का? जब अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र उसके धनावेश के वितरण केंद्र पर अपनी दिशा में व ऋणावेश के वितरण केंद्र पर अपनी विपरीत दिशा में विद्युत बल लगाता है, जिससे धनावेश का वितरण केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश का वितरण केंद्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, जिससे प्लस क्यू व माइनस क्यू जो पहले संपाती थे अब संपाती नहीं रहते हैं, उनके मध्य अत्यल्प दूरी उत्पन्न हो जाती है, अत्यल्प विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, अत्यल्प सेपरेशन उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रत्येक अणु या परमाणु में अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उत्पन्न हो जाता है। और इन अणुओं से ही फिर वो पदार्थ मिलकर बना है, तो पूरे पदार्थ में भी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा बाह्य क्षेत्र की दिशा में ही होती है। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है पराविद्युत पदार्थ, जिसके हमने 2 टाइप पढ़े, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। क्लियर है। डिस्कस वाली बात यह है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में चाहे हम ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को रखें चाहे अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को रखें, उनमें P उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उत्पन्न हो जाता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, जब हमने उसको किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा था तब उसका P 0 था, पूरे पदार्थ का नेट P 0 था, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखते ही पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है बात। अब हमारा टॉपिक है पराविद्युत का ध्रुवण। पराविद्युत का ध्रुवण, जिसको हम केवल ध्रुवण भी बोल सकते हैं, एवं ध्रुवण सदिश, ये भौतिक राशि है ध्रुवण सदिश, जिसको हम स्मॉल p से बताएंगे। हमने कैपिटल P लिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, स्मॉल p लिया है ध्रुवण सदिश के लिए। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ पराविद्युत का ध्रुवण किसे कहेंगे। अभी हमने बताया था कि जब किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पराविद्युत पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर लेता है अपने भीतर, अपने अंदर, प्रत्येक अणु या परमाणु में। तो देखिए यही बताया हमने, कोई पराविद्युत पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त कर लेता है, इसे पराविद्युत का ध्रुवण कहा जाता है। यही है डेफिनेशन, मैं बता चुका हूँ पहले ही, आप रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम ध्रुवण सदिश की बात करते हैं, जो कि एक भौतिक राशि है। ध्रुवण सदिश क्या होता है? ऊपर हमने कैपिटल P बता रखा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बता रखा है, और ये नीचे वॉल्यूम बता रखा है। V वॉल्यूम में अगर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो, कब? जब पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें। पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके V आयतन में अगर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
प्रेरित हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो उसके एकांक आयतन में कितना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। हमने बताया v वॉल्यूम में प्रेरित हुआ p वेक्टर, इस p वेक्टर की बात है, कैपिटल P वेक्टर की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ये तो ध्रुवण सदिश लिया है हमने, तो हमने बोला v वॉल्यूम में प्रेरित हुआ p वेक्टर, तो यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में कितना उत्पन्न होगा, p वेक्टर अपॉन v। तो डेफिनेशन भी यही है कि किसी पराविद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम ध्रुवण सदिश कहते हैं। लेकिन ये कब होगा, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न कब होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जब उसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा। तो हमने बताया भी है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी पराविद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है। क्लियर है। अब देखिए हमने आगे बताया है रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। कैसे पराविद्युत पदार्थ को हम रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ कहेंगे, एक ऐसा पराविद्युत पदार्थ जिसे जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो और उसकी दिशा में हो। तो ऐसे पराविद्युत पदार्थ को हम रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ कहेंगे। क्लियर है। देखिए हमने यहाँ बताया इन पदार्थों के लिए क्या होगा, इन पदार्थों के लिए जो स्मॉल p हमने बताया था, ध्रुवण सदिश जो बताया था, वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो ये हमने यहाँ बता भी दिया। ध्रुवण सदिश p वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e वेक्टर, ये ext वेक्टर भी बोल सकते हैं हम। हमने यहाँ ext वेक्टर बोला था, लेकिन मैंने यहाँ इसको e वेक्टर बोल दिया है। ये आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र ही है, नोटेशन हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ध्रुवण सदिश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाह्य विद्युत क्षेत्र के। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करें तो इक्वल आएगा और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, समानुपातिक नियतांक आएगा, ये काई ई आ गया, काई ई। क्लियर है। इसको हम बोलते हैं पराविद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति। क्लियर है। तो p वेक्टर इज इक्वल टू काई ई ई वेक्टर, और ये काई ई किसको बताता है, काई ई बताता है पराविद्युत पदार्थ की ध्रुवता की माप को। अगर किसी पदार्थ के लिए वैद्युत प्रवृत्ति का मान ज़्यादा है तो इसका अभिप्राय हुआ कि उस पदार्थ को जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। और अगर किसी पदार्थ के लिए विद्युत प्रवृत्ति का मान कम है तो उस पराविद्युत पदार्थ को उतने ही विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपेक्षाकृत कम उत्पन्न होगा, अपेक्षाकृत कम प्रेरित होगा। क्लियर है बात। तो पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति ज़्यादा होने पर, उसको विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें अपेक्षाकृत अधिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। तो हमने यहाँ बताया भी है, ये पराविद्युत की ध्रुवता की मापक होती है, ध्रुवता की मापक होती है। क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पराविद्युत पदार्थ, फिर उसके टाइप्स देखे हमने, 2 टाइप देखे हमने, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। फिर हमने ध्रुवीय व अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का प्रभाव देखा। फिर हमने पराविद्युत का ध्रुवण देखा, ध्रुवण सदिश देखा, और अंत में हमने देखा रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं। इसमें एक टर्म आई पराविद्युत की वैद्युत प्रवृत्ति, जिसको हमने काई ई से डिनोट किया है, पराविद्युत की वैद्युत प्रवृत्ति जो पराविद्युत की ध्रुवता की मापक होती है। क्लियर है। थैंक यू।